Hello everyone, welcome to my channel, Commerce with Isha. Today we are going to learn a very important topic in economics, national income and related activity. In this video, I will explain what national income means and some important concepts like GDP, VNP, NDP, and NNP in a very simple and easy way. So if you want to understand this topic without any condition, watch the video till the end. Let's start. So first of all, we will talk about the national income and related aggregates. Um, so we will discuss a detailed presentation on concepts, measurement, aggregates, and conversion and numerical examples. So we will let understand the objectives, understanding the meaning and importance of national income, differentiate between domestic and national concern, explain gross versus net in market price versus factor cost. So we will talk about three concepts today. So let's delve deeper and understand about the meaning of national income. So here we are talking about national income as the money value of final goods and services generated by the normal residents of a country during an accounting year. It measures the income earned from current production rather than wealth accumulated over many years. On the final production is counted to avoid double counting. And traditional textbook terminology, national income is commonly represented by NMP at factor cost. नेशनल इनकम का सिंपल मीनिंग है एक कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा एक अकाउंटिंग ईयर में प्रोड्यूस किए गए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल मनी वैल्यू को नेशनल इनकम कहते हैं। यहाँ अकाउंटिंग ईयर का मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड यूजली 1 ईयर जिसके लिए हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। नेशनल इनकम में हम करेंट प्रोडक्शन से अर्न हुई इनकम को काउंट करते हैं। इसमें पहले के कई सालों में एक्यूमुलेट हुई वेल्थ को इंक्लूड नहीं किया जाता, जैसे कि हमने बहुत टाइम पहले हमने कोई सेविंग्स करके रखी है तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब पुरानी वेल्थ जो बहुत टाइम से हमने जोड़ कर रखी है उसको नहीं इंक्लूड करते हैं। तो हम बात करते हैं नेशनल इनकम में हम करंट पीरियड से करंट प्रोडक्शन मतलब जो अभी का प्रोडक्शन से अर्न हुई इनकम को काउंट करते हैं। इसमें पहले के कई सालों में वही बात हमने की थी कि क्यूमुलेटिव वेल्थ को इंक्लूड नहीं किया जाता। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है से फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट किया जाता है। इंटरमीडिएट गुड्स को सेपरेटली काउंट नहीं करते क्योंकि अगर दोनों को काउंट करें तो डबल काउंटिंग हो जाती है। अब इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड चलता है जो कि हम किसी जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हम बिस्किट्स बना रहे हैं तो बिस्किट्स हमारा फाइनल प्रोडक्ट है बट उसमें भी यूज होने वाला व्हीट फ्लोर हो गया मिल्क हो गया शुगर हो गई वो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स होंगे क्योंकि इसमें यूज नहीं है बट हम इसकी टोटल कॉस्ट लास्ट में यूज करते हैं लास्ट में कॉस्ट को बताते हैं तो वो पूरा ओवरऑल हो जाता है बट हम इसको डबल डबल काउंट नहीं किया फॉर एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे कि ब्रेड की फाइनल वैल्यू 50 रुपये, उस ब्रेड को बनाने में यूज हुआ फ्लोर ऑलरेडी ब्रेड की फाइनल प्राइस में इंक्लूडेड है, इसलिए फ्लोर को सेपरेटली काउंट करने से सेम वैल्यू दो बार काउंट हो सकती है। और ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो नेशनल इनकम है एनएनपी एट फैक्ट्री कॉस्ट है। तो सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो नेशनल इनकम एक साल के अंदर कंट्री की नॉर्मल रेजिडेंट्स के थ्रू प्रोड्यूस किए गए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल मनी वैल्यू होती है, ठीक है। इसमें सिर्फ करंट प्रोडक्शन को काउंट किया जाता है और डबल काउंटिंग अवॉइड करने के लिए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कंसीडर किया जाता है। ट्रेडिशनली जो हमारी नेशनल इनकम थी उसको हम एनएनपी देते थे, ठीक है। एफेक्टिव कॉस्ट इसको हम सिंपल लैंग्वेज में ऐसे कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाई नेशनल इनकम मैटर्स। So it indicates the overall level of economic activity and production. And then
सबसे पहले हम कहते हैं कि नेशनल इनकम से हमें पता चलता है कि कंट्री में ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज और प्रोडक्शन का लेवल क्या है, यानी कंट्री कितना प्रोड्यूस और रन कर रही है। सेकंड इज इट हेल्प्स कंपेयर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अक्रॉस ईयर्स। इसकी हेल्प से हम डिफरेंट ईयर्स की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अपडेट कर सकते हैं। जैसे अगर साल नेशनल इनकम पिछले साल से ज्यादा है तो जनरली इनकम एक्टिविटी में ग्रोथ हुई है। फिर हम बात करते हैं सपोर्ट्स गवर्नमेंट प्लानिंग बजटिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब सिंपल सी बात है, नेशनल इनकम इनकम गवर्नमेंट को प्लानिंग बजटिंग पॉलिसीज बनाने में हेल्प करती है। गवर्नमेंट इकोनॉमिक डाटा को देखकर डिसाइड कर सकती है इस सेक्टर पे ज्यादा फोकस करने की, डेवलपमेंट रूरल एरिया का करना, एग्रीकल्चर का करना है, या फाइनेंशियल सेक्टर पे हमें डेवलपमेंट करना है, कहाँ पे कौन सी पॉलिसी फॉर्मुलेशन होनी चाहिए, कहाँ पे बजट को लोकेट किया जाए, किस तरह से प्लानिंग की जाए, तो इसमें बहुत हेल्प करती है। अब बात करते हैं पर कैपिटा इनकम गिव्स अ ब्रॉड इंडिकेशन ऑफ एवरेज मटेरियल लिविंग स्टैंडर्ड। अब पर कैपिटा इनकम से हमें रफली आइडिया मिलता है कि कंट्री के लोगों की एवरेज मटेरियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। तो हमें पर कैपिटा इनकम मतलब एक पर्सन, मतलब वन पर्सन पर है, मतलब मेरी इनकम कितनी है, हम उसको पर कैपिटा इनकम का हमें पता चलता है। इससे भी हमें बहुत बहुत इंडिकेशन मिलता है कि जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, जो रूरल एरियंस में उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। मतलब एक पर कैपिटा इनकम का हमें आइडिया लग जाता है कि इस इतनी एक जने की इतनी इनकम होती है। इससे पता चलता है कि उसका लिविंग स्टैंडर्ड किस तरह है, कैसे है। और अब आगे बात करते हैं सेक्टर वाइज एस्टिमेट शोज द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। जैसे हम बात करते हैं सेक्टर वाइज एस्टिमेट से पता चलता है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सर्विसेज का इकोनॉमी में कितना कितना कंट्रीब्यूशन है। अब सबसे लास्ट में हम बात करते हैं नेशनल अकाउंट्स हेल्प स्टडी कंजप्शन सेविंग इन्वेस्टमेंट एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। फाइनली नेशनल अकाउंट्स की हेल्प से हम ये स्टडी कर सकते हैं कि इकोनॉमी में कंजप्शन कितना हो रहा है, सेविंग कितनी हो रही है, इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है और इनकम किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इन शॉर्ट, तो बेसिकली नेशनल इनकम हमें कंट्री की ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन और परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। So next topic we will discuss about is key terms before we begin. कुछ key terms हैं यहाँ पे final goals, intermediate goals, accounting year, normal residence, factor income, transfer। तो फाइनल गोल्स का मतलब, अब नेशनल इनकम को डिटेल में समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले फाइनल गोल्स वो गुड्स होते हैं जो फाइनल यूज के लिए परचेज किए जाते हैं, ना कि रीसेल या किसी और प्रोडक्ट बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने यूज के लिए मोबाइल फोन परचेज करते हैं तो फाइनल गोल। अब आप उनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं तो फाइनल गोल्स को देखते हैं कि जैसे बिस्किट्स, वो आपने खरीद लिया खाने के लिए, वो आप आगे नहीं बेच सकते। फिर बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो किसी दूसरे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए इनपुट के फॉर्म में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेकरी ब्रेड बनाना, बेकरी जो ब्रेड है उसकी बनाने के लिए फ्लोर यूज करती है, तो फ्लोर इंटरमीडिएट गुड होता है। शुगर होती है, मिल्क होती या कुछ यीस्ट हो गई, उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। जैसे हमने मोबाइल फोन बनाया उसमें जो पार्ट्स यूज हो रहे हैं, जो प्लास्टिक के मेटल बॉडी यूज हो रही है, वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं। ठीक, जो उसके लिए ग्लास यूज हो रहा है उसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। जो उससे लास्ट में बनता है मोबाइल फोन पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है उसको हम फाइनल गुड कहते हैं। फिर बात आती है अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग वो पीरियड होता है जिसके लिए नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है, जनरल 1 ईयर। ठीक, normal resident, an institution or unit whose center of economic interest lies in the domestic territory। Normal resident वो person है या institutional unit होता है जिसका सेंट्रल इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री के डोमेस्टिक मतलब टेरिटरी में होता है। फॉर इन सिंपल वर्ड्स,
मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज उस कंट्री से कनेक्टेड है, उस नॉर्मल रेजिडेंट उसे नॉर्मल रेजिडेंट कंसीडर किया जाता है। फिर बात आती है फैक्टर इनकम। इनकम फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। जब हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करके इनकम अर्न करें, जैसे वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट या प्रॉफिट, उसे फैक्टर इनकम कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम वो इनकम है जो बिना कोई करेंट प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड किए रिसीव होती है। अगर कोई भी सर्विस जैसे टैक्स हो गए, पेंशन हो गई, स्कॉलरशिप हो गई, डोनेशन हो गई, तो कोई सर्विस नहीं करी फिर भी हमें पैसा मिल जाए, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफर इनकम। एंड तो ये कुछ बेसिक टर्म है जो हमें नेशनल इनकम और उसके रिलेटेड कंसेप्ट को इजीली अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे। So next we will discuss about domestic territory. Domestic territory is a geographical territory administered by a government within which person, goods, and capital can circulate. This broadly includes the political frontiers, territorial waters, and airspace. It also includes ships and aircraft that require residence between countries and certain embassies, consulates abroad for national accounting treatment. For embassies international organizations located inside a country generally vary from that country's domestic territory. अब हम समझते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। डोमेस्टिक टेरिटरी का सिंपल मीनिंग वो है जो ज्योग्राफिकल एरिया जो किसी कंट्री की गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन या कंट्रोल में होता है, जहाँ पीपल गुड्स और कैपिटल मूव या सर्कुलेट करते हैं। इसमें मेनली कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्रीज, टेरिटोरियल वाटर्स और एयर स्पेस इंक्लूड होती हैं। लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी सिर्फ लैंड तक लिमिटेड नहीं होती। इसमें कुछ शिप्स और एयरक्राफ्ट भी हो सकते हैं जो कंट्री के रेजिडेंट्स के थ्रू ऑपरेट किए जा रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा कंट्री की एम्बेसीज और कंसुलेट्स जो फॉरेन कंट्रीज में लोकेटेड है, उन्हें भी नेशनल अकाउंटिंग के पर्पज से उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाता है। फॉर एग्जांपल इंडिया एम्बेसी यूएसए में लोकेटेड है, लेकिन नेशनल इनकम अकाउंटिंग के पर्पज से यूज उसे इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड किया जाता है। लेकिन इसका अपोजिशन अपोजिट भी समझिए, जैसे कि यूएसए की एम्बेसी इंडिया में लोकेटेड है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानी जाएगी। इस तरह सर्टेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी होस्ट कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी से एक्सक्लूड किया जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, डोमेस्टिक टेरिटरी सिर्फ कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है, इसमें टेरिटोरियल वाटर, एयर स्पेस और सर्टेन एम्बेसीज, शिप और एयरक्राफ्ट भी नेशनल अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग इंक्लूड हो सकते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्मल रेजिडेंस एंड फैक्टर इन। A normal resident is a person or institution whose center of economic interest lies in the country. Nationality and residency are not identical concepts in national income counting. Income earned by residents from abroad is relevant for moving from domestic to national aggregates. Income earned within the domestic territory by non-residents is deducted when calculating national aggregates. So, अब हम समझ सकते हैं नॉर्मल रेजिडेंट और फैक्टर इनकम का कंसेप्ट। सबसे पहले नॉर्मल रेजिडेंट वो पर्सन या इंस्टीट्यूशन होता है जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर कंट्री में होता है। सिंपल वर्ड्स में जिस पर्सन की मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे अर्निंग, वर्किंग या बिजनेस मेनली उस कंट्री से कनेक्टेड है, उसे उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट माना जा सकता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, नेशनलिटी और नॉर्मल रेजिडेंसी सेम चीज नहीं है। सिर्फ किसी कंट्री का सिटीजन होने से ये जरूरी नहीं कि नेशनल इनकम काउंटिंग में वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट भी हो। अब इनकम की बात करते हैं। अगर इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट अब्रॉड से फैक्टर इनकम अर्न करता है तो नेशनल एग्रीगेट कैलकुलेट करते टाइम इस इनकम को ऐड किया जाता है। और अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी से फैक्टर इनकम अर्न करता है तो डोमेस्टिक से नेशनल एग्रीगेट
पर जाते वक्त उस इनकम को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। जैसे कि एक इजी एग्जाम्पल मान लीजिए, इंडियन रेजिडेंट्स ने अब्रॉड से 100 करोड़ फैक्टर इनकम अर्न की और फॉरेन रेजिडेंट्स ने इंडियन इंडिया से 60 करोड़ फैक्टर इनकम अर्न। ठीक है, तो नेट इफेक्ट होगा 100 करोड़ माइनस 60 करोड़, 40 करोड़। ये 40 करोड़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा, NFIA। सिंपल वर्ड्स में नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त रेजिडेंट्स की अब्रॉड से अर्न फैक्टर इनकम को ऐड करते हैं और नॉन रेजिडेंट की डोमेस्टिक टेरिटरी से अर्न फैक्टर इनकम को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल कंसेप्ट। Domestic product measures production within domestic territory irrespective of who owns the factor. National product measures production income attributable to normal residents irrespective of where the factor income is generated. Net factor income from abroad, NFIA, the net domestic and national aggregates, NFIA, factor income received from abroad, minus factor income paid abroad. अब इसका मीनिंग समझते हैं कि डोमेस्टिक और नेशनल कंसेप्ट के बीच डिफरेंस समझते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है कि कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी प्रोडक्शन होता है, यहाँ ये मैटर नहीं करता कि प्रोडक्शन करने वाला रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। मेन फोकस होता है प्रोडक्शन कहाँ हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में प्रोडक्शन करती है तो उसका प्रोडक्शन इंडिया के डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड होगा, क्योंकि प्रोडक्शन इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ है। अब नेशनल प्रोडक्ट में फोकस लोकेशन पर नहीं बल्कि नॉर्मल रेजिडेंट पर होता है, यानी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट से रिलेटेड फैक्टर इनकम को कंसीडर किया जाता है। जैसे कि डोमेस्टिक और नेशनल को कनेक्ट करने के लिए NFIA माइनस नेट फैक्टर, मतलब कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यूज करते हैं। तो इसका मतलब कि NFI को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड उसको उससे हम क्या डिडक्ट करते हैं, फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, जैसे कि हमने 100 करोड़ का फैक्टर इनकम हमें, मतलब कि अगर इंडियन रेजिडेंट को अब्रॉड से 100 करोड़ फैक्टर इनकम मिली और नॉन रेजिडेंट को इंडिया से 70 करोड़, तो फैक्टर इनकम मिली, तो इसका मतलब हम डिडक्ट करेंगे जो इनकम रिसीव, फैक्टर इनकम रिसीव हुई है अब्रॉड से 100 करोड़, और जो फैक्टर इनकम पेड हुई है अब्रॉड में वो 70 करोड़, इसको हम डिडक्ट करेंगे तो 30 करोड़ आ जाएगी। तो बेसिक इसका बेसिक रिलेशनशिप होता है, जो नेशनल प्रोडक्ट हम कैलकुलेट करते हैं उसमें हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज एडेड टू NFI। याद रखने की इजीएस्ट ट्रिक, डोमेस्टिक में देखो वेयर प्रोडक्शन हुआ है, नेशनल में देखो पोस्ट फैक्टर इनकम। ठीक, नेक्स्ट हम करते हैं क्रॉस वर्सेस नेट। Gross aggregates include depreciation, consumption of fixed capital. Net aggregates exclude depreciation. Depreciation is the estimated fall in the value of fixed capital due to normal wear and tear, expected obsolescence and use. Therefore, net is equal to gross minus depreciation. Conversely, gross is equal to net added to depreciation. तो ग्रॉस और नेट का डिफरेंस समझते हैं सबसे पहले। ग्रॉस का मतलब है ऐसी वैल्यू जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, और नेट का मतलब जिससे ऐसी वैल्यू जिसमें से डेप्रिसिएशन को डिडक्ट या माइनस कर दिया जाता है। अब क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन का सिंपल मीनिंग है कि किसी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू का टाइम और यूज के साथ डिक्रीज होना, मेनली नॉर्मल वियर एंड टियर या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, मतलब पुरानी हो जाना, टूटना, कुछ खराबी आ जाना, उसकी वजह से जो किसी भी जैसे गाड़ी है, मशीनरी है, उसकी वैल्यू कम हो गई। तो मशीनें है जैसे कि फैक्ट्री में कोई मशीनरी यूज होगी तो उसकी वैल्यू पहले मान लो 10 लाख थी, अब जैसे वो खराब हुई, कुछ हुआ, टाइम के साथ उसके 7 लाख हुई, 8 लाख हुई, मतलब 8 लाख से 7 लाख हुई,
फिर 6 लाख हुए, फिर 5 लाख हुए, फिर जब हमने बेचा उसमें जब बेचते हैं तो उसमें ब्रॉन्ज में से डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाता है। अगर एक और एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी ने 10 लाख की मशीन दी तो हमें पता है कि उसे यूज करने के बाद उसकी वैल्यू में 1 लाख की डेप्रिसिएशन हुई, तो अगर ग्रॉस हमारा 10 लाख का है और डेप्रिसिएशन 1 लाख का हुआ तो हमारा नेट निकल आएगा 9 लाख। इसलिए फॉर्मूला याद रखना होता है, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस, मतलब ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को डिडक्ट कर दें। अगर हमें नेट से ग्रॉस निकालना है, ग्रॉस निकालना तो हमें पता है ग्रॉस इधर आ जाएगा एयर, और नेट इधर आ जाएगा, तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होती है और नेट निकालने के लिए ग्रॉस में डेप्रिसिएशन डिडक्ट होती है। दिस इज द सिंपल ट्रिक। नेक्स्ट इज market price versus factor cost. Market price is the price paid by the purchaser in the market and reflects the effect of product taxes and subsidies. Factor cost represent the amount accrued into factor of production and the additional tax frameworks. Net indirect taxes, NIT, indirect taxes, which formally is in minus subsidies. Factor cost is equal to market price minus net indirect taxes. Market price is equal to factor cost plus net indirect taxes. हम इससे ये समझते हैं कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच डिफरेंस। मार्केट प्राइस वो प्राइस होती है जो कस्टमर किसी प्रोडक्ट को परचेज करते टाइम एक्चुअली मार्केट में पे करते हैं। इस प्राइस पर इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज का इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल ना मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की बेसिक वैल्यू 100 रुपए है और गवर्नमेंट उस पर 20 रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है। अगर कोई सब्सिडी नहीं है तो कस्टमर को मार्केट में 120 पे करने पड़ेंगे। अब फैक्टर कॉस्ट का सिंपल मीनिंग वो अमाउंट जो प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करने वाले फैक्टर्स और प्रोडक्शन को मिलता है, जैसे वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। और अब एक इम्पोर्टेंट टर्म है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसे एनआईटी कहते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इसलिए अगर हमें मार्केट से फैक्ट्री कॉस्ट निकालना है, फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और अगर फैक्ट्री कॉस्ट से मार्केट प्राइस निकालना है, मतलब वही वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, फैक्ट्री कॉस्ट यहाँ आ जाएगा, नेट इनडायरेक्ट वही रहेगा, मतलब यहाँ से आ जाएगा और ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी और कुछ नहीं। मार्केट वो है जो बायर पे करता है, मार्केट प्राइस वो है जो बायर पे करता है, और फैक्टर कॉस्ट वो है जो फैक्टर प्रोडक्शन पर एक्रियो होता है। दोनों के बीच का डिफरेंस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का होता है। Okay? These are the topic today we have discussed, and next we will discuss in another video. We will discuss about the mean aggregates and its meaning. So these are the topics. तो गाइस आज की वीडियो में हमने नेशनल इनकम एंड रेगुलेटरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को सिंपल वे में अंडरस्टैंड किया। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियरली समझ आए होंगे। अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में डाउट है या क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ये मेरी फर्स्ट वीडियो चैनल पे, मेरे चैनल बिल्कुल नहीं है, सो आई होप आप सपोर्ट करेंगे मुझे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कॉमर्स विद ईशा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली कॉमर्स वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग कॉमर्स टॉपिक। बाय।